नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टारगेट नर्सिंग ऑफिसर्स। ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं, इसमें ईएसआई नर्सिंग ऑफिसर्स के जो प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर वीडियो का पहला पार्ट अभी तक आपने देखा नहीं होगा, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ईएसआई नर्सिंग ऑफिसर्स में एग्ज़ाम में यूपीएससी की तरफ से कंडक्ट करने वाले, उसमें जो भी मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स या क्वेश्चंस होते हैं उसको हमने डिस्कस किया है। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। सो इसमें भी हम मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलो सीधे हम वीडियो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कुछ क्वेरी या कुछ सजेशंस है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो भी बता दीजिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द अबगार स्कोर 9 मीन्स द न्यूबॉर्न इज़। मतलब जो न्यूबॉर्न होता है उसका जो आफ्टर डिलीवरी फर्स्ट 5 मिनट्स में जो अबगार टेस्ट करते हैं उसका स्कोर अगर 9 आता है तो उसको क्या कंसिडर करेंगे? नॉर्मल कंसिडर करेंगे, या बेबी डिस्ट्रेस है ऐसा कंसिडर करेंगे, बेबी साइनोटिक है या ऐसा कंसिडर करेंगे, या हाइपोक्सिक है ऐसा कंसिडर करेंगे? सो बेसिकली अबगार स्कोर 9 मीन्स आपको पता होना चाहिए अबगार को क्लासीफाई कैसे करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, उसको देख लेते हैं। सो बेसिकली जो अबगार है इसका जो फुल फॉर्म है वो है ए मीन्स एक्टिविटी, पी मीन्स पल्स, जी मीन्स ग्रीवेंस, ए मीन्स अपीयरेंस मतलब स्किन कलर, आर मीन्स रेस्पिरेशन। सो यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं 0 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट। मतलब अगर एक्टिविटी बच्चे की मतलब मसल टोन अपसेंट है तो उसको 0 मिलेंगे। अगर उसकी एक्टिविटी आर्म एंड लेग्स फ्लेक्स्ड है तो 1 पॉइंट मिलेगा, और अच्छी एक्टिविटी मूवमेंट अगर अच्छी है तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे। सो यहाँ पे पल्स अगर बेबी की अपसेंट है तो उसको 0 मिलेंगे, उसकी 100 के ऊपर अगर है तो उसको 2 पॉइंट मिलेंगे। उस ऐसे ही अपीयरेंस, ग्रीवेंस, रेस्पिरेशन का पूरी तरह से यहाँ पे कैलकुलेशन दिए गए हैं। और अगर इसको क्लासीफाई भी किया हुआ है, अगर बेबी का 0 to 3 स्कोर, सॉरी 0 to 3 स्कोर आता है तो उसको हम सीवियरली डिप्रेस्ड बेबी कहेंगे। मतलब उसको अर्ली इंटरवेंशंस की ज़रूरत है, और उसको एनआईसीयू की भी ज़रूरत पड़ सकती है। उसको प्रोग्रेसिव केयर की भी, नर्सिंग केयर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और दूसरा जो है मॉडरेटली डिप्रेस, मतलब बेबी अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जा सकता है, और उसको अच्छे से केयर करने के बाद वो नॉर्मल स्टेट में आ सकता है। उसका स्कोर जो है 4 to 6 रहेगा। और उसके बाद जो एक्सेलेंट कंडीशन, मतलब 7 to 10 के बीच में अगर उसके पॉइंट्स आते हैं तो उसको एक्सेलेंट कंडीशन कंसिडर किया जाएगा। सो यहाँ पे इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 9 मीन्स 9 स्कोर आ रहा है तो 7 to 10 मतलब वो नॉर्मल बेबी की तरह कंसिडर किया जा सकता है। सो नेक्स्ट इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नॉर्मल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन शुड बी गिवन हाईएस्ट प्रायोरिटी? ओके, हाईएस्ट प्रायोरिटी विथ एडमिटिंग द पेशेंट इनटू ऑपरेटिव रूम। ये सवाल जो है ईएसआईसी चेन्नई की एग्ज़ाम में पूछा गया है मई 2012 को। सो आपको एडमिशन के बारे में या पोस्ट ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव के बारे में एक हाथ तो सवाल पूछ ही लेते हैं। सो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना सवाल को। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पेशेंट का चेक करना चाहिए, या पेशेंट आइडेंटिफिकेशन एंड कंसर्न, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन एंड कंसर्न, ऑपरेशन के लिए जो कंसर्न होता है वो चेक करना चाहिए। देन पोजिशनिंग एंड उसकी स्किन प्रिपरेशन की गई है या नहीं ये चेक करना चाहिए, या वाइटल साइंस को चेक करना चाहिए। सो बेसिकली ये जो पूरे जो ऑप्शंस दिए गए हैं नियरली करेक्ट ही लग रहे हैं, फिर भी हमें इसमें से एक डिसाइड करना है। तो जो प्री ऑपरेटिव में एडमिट करते टाइम पूछा गया है प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ टू आइडेंटिफाई द पेशेंट एंड करेक्ट ऑपरेशन कंसर्न। मतलब पेशेंट को आइडेंटिफाई करे कि यही पेशेंट है जिसका सपोज पेशेंट का एब्डोमिनल अपेंडिक्स का सर्जरी होना है, तो पेशेंट का नाम एक बार कंफर्म कीजिए पेशेंट से वर्बली, और उसके बाद पेशेंट का सर्जरी पेशेंट से वर्बली कंफर्म कीजिए। उसके बाद पेशेंट से, या पेशेंट अगर कंडीशन में है तो पेशेंट का कंसर्ट ले लीजिए, या पेशेंट के रिलेटिव जो भी है ऑपरेशन से पहले उनसे उस पर साइन करवा लीजिए। ये 2 प्रायोरिटी वर्क होते हैं नर्सिंग प्री ऑपरेटिव नर्स के ड्यूरिंग बिफोर द सर्जरी। सो इसका जो सही जवाब होगा बी होगा, आइडेंटिफाइंग पेशेंट एंड करेक्टिंग द ऑपरेशन कंसर्न।
So next question is patient with O positive blood group waiting for the transfusion, but in the blood bank following blood group blood is not available. So which is the most appropriate one for the patient? ESIC चेन्नई के जो ESIC की चेन्नई की एग्ज़ाम हुई थी मई 2012 में, इसमें पूछा गया सवाल है. सो O पॉजिटिव रेसिपिएंट है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए वेट कर रहा है, बट उसको जो अप्रोप्रिएट मैच है वो ब्लड ग्रुप का वो ब्लड बैंक में अवेलेबल नहीं है. तो उसको अल्टरनेट जो ब्लड ग्रुप होगा वो कौन सा होगा जो पेशेंट को अप्रोप्रिएट रहेगा. मतलब आपको डोनर ढूंढना है, इसमें से कौन सा है. तो ऑप्शन ए है ओ पॉजिटिव, इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए ओ पॉजिटिव, ऑप्शन बी ऑप्शन ए ओ निगेटिव, ऑप्शन बी ए पॉजिटिव, ऑप्शन सी ए बी पॉजिटिव और ऑप्शन डी एनी ब्लड ग्रुप. सो इसका जो इसका जो जवाब होगा उसका जवाब ढूंढने से पहले हमें एक चार्ट देख लेना चाहिए. ये देखो यहाँ पे रेसिपिएंट टाइप दिए गए, यहाँ पे डोनर टाइप दिए गए. सो यहाँ पे पेशेंट कौन सा है, ओ पॉजिटिव का पेशेंट है जो रेसिपिएंट है. ओके, यहाँ पे ओ पॉजिटिव का रेसिपिएंट है. तो इसमें से कौन सा ऐसा डोनर है जो ओ पॉजिटिव के पेशेंट को ब्लड डोनेट कर सकता है. सो यहाँ पे जैसे कि हमें पता है ए बी पॉजिटिव इज़ अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड ओ निगेटिव इज़ अ यूनिवर्सल डोनर. सो ओ निगेटिव पेशेंट तो है नहीं वहाँ पे, इसकी वजह से वो पूछ रहे हैं कि अल्टरनेट कौन सा होगा जो ब्लड डोनेट कर सकता है. तो उसका सही जवाब होगा ओ निगेटिव. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन विथ नो साइन ऑफ डिसीज बट मे ट्रांसमिट इट कॉल्ड. ESIC चेन्नई में 2012 का सवाल है ये. कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं वहाँ पे. सो इसका जो पर्सन है वो कोई साइंस नहीं है उसमें डिसीज़ के, बट वो डिसीज़ ट्रांसमिट कर सकता है. तो उसको क्या कहेंगे. ऐसे कौन से डिसीज़ है जो साइंस नहीं दिखाते बट फिर भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, ये आपको पहले पता होना चाहिए. सो ऑप्शन ए एन एलर्जिक पर्सन, बी इम्यून पर्सन, ऑप्शन सी अ रेजिस्टेंस पर्सन, डी अ कैरियर पर्सन. जो उसमें साइन नहीं है बट फिर भी वो ट्रांसमिट कर सकता है, इसका मतलब वो पर्सन कैरियर पर्सन होगा जो उसके साथ डिसीज़ कैरी कर रहा है. बट जब भी हम वो ऑप्टिमम प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तब वो इट मे कॉजेज द डिसीज़ टू अनदर पर्सन थ्रू द अप्रोप्रिएट मोड. जैसे कि अगर टीबी है तो वो ड्रॉपलेट के थ्रू स्प्रेड हो सकता है. बाकी के डिसीज जैसे कि HIV या बाकी के जो डिसीजेस है वो भी ट्रांसमिट हो सकते हैं. सो इसका जो सही जवाब होगा वो डी कैरियर पर्सन होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेड ट्रैक मेथड इज़ यूज्ड वाइल गिविंग IM इंजेक्शन बिकॉज ऑफ. सो जो जेड ट्रैक मेथड होता है, आप सभी को पता होगा कि जेड ट्रैक मेथड जो हम इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शंस देते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं, वो क्यों यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन इज सील द मेडिकेशन टू रिड्यूस द पेन, ईजी एडमिनिस्ट्रेशन एंड फास्ट एक्शन. जेड ट्रैक से दो या सीधी तरह से दो, IM में ही मसल में हम इंजेक्शन देंगे तो फास्ट एक्शन तो इसका जवाब नहीं होगा. ईजी एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं होगा. टू रिड्यूस द पेन एंड सील द मेडिसिन. सो फर्स्ट हम यहाँ पे डायग्राम में देख लेते हैं पहले, जिससे हमें पता चल जाएगा. सो फर्स्ट जो हम जेड ट्रैक में इंजेक्शन देते हैं वो टाइम में हमें थोड़ा सा पहले जो स्किन है वो वन साइड पुल करना पड़ता है. यहाँ पे देख रहे हो आप, स्किन को वन साइड पुल किया गया है. उसके बाद इंसर्ट द निडल इन डीप IM, यहाँ पे देखो पूरी तरह से निडल को इंसर्ट किया गया है. उसके बाद इंजेक्ट मेडिसिन, जो मेडिसिन है वो यहाँ पे रिलीज़ किया गया है. उसके बाद विड्रॉ द निडल विड्रॉ करने के बाद स्किन जब रिलीज़ करते हैं वो स्किन पहली पोजीशन में आ जाती है. मतलब जहाँ से पंक्चर किया गया है वो पंक्चर करने वाला साइड जो होता है वो यहाँ पे चला जाता है और जो मसल का जो पोजीशन है वो यहाँ पे रह जाता है. सो यहाँ पे उसका जो मेडिसिन जो भी है वो यहाँ पे मतलब मसल में चला जाता है. सो द फर्स्ट अप्रोप्रिएट आंसर कुड बी द सील द मेडिकेशंस. सो हम जवाब देख लेते हैं पहले, जिसका जो सही जवाब होगा वो सील द मेडिसिन यही होगा. So next question is, nurse is caring for the client with a communicable disease while providing a isolation to the client. Which among of the following characteristics is most important for the nurse to know? So जो नर्स है वो कम्युनिकेबल डिसीज़ के पेशेंट को ट्रीट कर रही है, ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, चीज़ें हैं जो नर्स को पता होनी चाहिए while treating the communicable disease patient. So option A is causative agent and mode of transmission. Then second option B is causative agent and treatment options. Then option D is human power and host.
then diagnostic methods are available. So इसका जो सही जवाब होगा वो कॉजिटिव एजेंट एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन नर्स को पता होना चाहिए। मतलब कौन से डिसीज़ के लिए कौन से डिसीज़ की वजह से पेशेंट यहाँ पर एडमिटेड है और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। जैसे कि सपोज़ अभी रिसेंट में कोविड हुआ था, तो कोविड का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है वो नर्स को पता होना चाहिए। अगर HIV का पेशेंट है तो HIV का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है ये नर्स को पता होना चाहिए, जिससे कि वो अप्रोप्रिएट सेल्फ प्रिकॉशन जो होती है वो कैरी कर सके, जैसे कि शील्ड, मास्क, ग्लव्स, देन एप्रन वाली वगैरह की चीज़ें जो होती है वो अप्रोप्रिएट प्रिपेयर करके पेशेंट को केयर कर पाए। सो इसका जो सही जवाब होगा वो ए होगा, पॉजिटिव एजेंट एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। So next question is nurse is preparing injection insulin for the client. Which among of the following statement is correct? Two types of insulin should not be mixed. पहला जो स्टेटमेंट है जो है कि टू टाइप्स ऑफ इंसुलिन शुड नॉट बी मिक्सड, देन ड्रॉप रेगुलर इंसुलिन एंड देन NPH इंसुलिन, then drop a long acting insulin and then short acting insulin, then two types of syringes administer different type of insulin. इसका जो सही जवाब होगा वो ड्रॉप रेगुलर इंसुलिन एंड देन NPH इंसुलिन, यस, बी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डैश डैश इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड हेल्थ डे. वर्ल्ड हेल्थ डे को कौन से डे पे सेलिब्रेट किया जाता है? ये सवाल का जवाब तो सभी को आना चाहिए. मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन है ESIC एग्ज़ाम का, एम्स एग्ज़ाम का. जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो GK में JK के अंडर आता है. तो ये सवाल जैसे कि WHO, देन वर्ल्ड हेल्थ डे, देन WHO की इस्टेब्लिशमेंट, यूनेस्को की इस्टेब्लिशमेंट, उनके हेड क्वार्टर्स कहाँ पे है, लास्ट थीम क्या थी, ये सवाल तो पूछते हैं. तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए. इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, अप्रैल 7th. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये सवाल जो है ESIC 2018 की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें पूछा गया है. इन एन इमरजेंसी व्हेन द पेशेंट इज़ अनेबल टू स्टेट हिज ब्लड ग्रुप, इट इज़ सेफर टू क्रॉस मैच विद डैश डैश ब्लड ग्रुप. ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है? पेशेंट अनकॉन्शियस है सपोज़, और पेशेंट जो उसका ब्लड ग्रुप है वो बताने की कंडीशन में नहीं है, तो कौन से ब्लड ग्रुप के साथ उसको क्रॉस मैच करना सही होगा? सो अभी हमने पिछला क्वेश्चन ही देखा जिसमें जो यूनिवर्सल डोनर होता है उसके साथ क्रॉस मैच करना कभी भी इफ़ेक्टिव रहता है, क्योंकि यूनिवर्सल डोनर का ब्लड मतलब वो किसी भी ब्लड ग्रुप के साथ मैच हो सकता है. इसका मतलब अभी आपने अगर पिछला सवाल अच्छे से तैयार किया होगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा. यहाँ पे देख सकते हो उसका ब्लड ग्रुप, जो पर्सन है जो अनकॉन्शियस है या वो बता नहीं सकता, उसका ब्लड इनमें से कोई भी हो सकता है. बट अगर उसका ब्लड ग्रुप हम O नेगेटिव के साथ मैच करते हैं तो उसका ब्लड ग्रुप की क्रॉस रिएक्शन या उसको रिजेक्शन की कोई चांसेस नहीं होते, क्योंकि वो यूनिवर्सल डोनर है और O नेगेटिव ब्लड किसी भी इंसान के लिए चल सकता है. सो इसका सही जवाब जो होगा वो O नेगेटिव होगा. The next question is the highest rate of infant mortality in India is रिपोर्टेड फ्रॉम. सो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट है इंडिया में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो इंडिया में है वो इनमें से कौन से स्टेट में ज़्यादा है? सो ऑप्शन ए इज़ मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी इज़ बिहार, ऑप्शन सी इज़ उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी इज़ ओडिशा. सो आप सभी को ये चीज़ें पता होनी चाहिए. इन्फेंट मोर्टेलिटी कौन से स्टेट में ज़्यादा है, देन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कौन से स्टेट में ज़्यादा है, ये सब पता होना चाहिए. इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मध्य प्रदेश. The next question is first of all fetal heart sound can be assist. एम्स 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है ये. जो बेबी होता है, प्रेग्नेंट वुमन होती है, उसमें जो बेबी की फीटल हार्ट साउंड होती है वो हम कौन से वीक में असेस कर सकते हैं? सो ऑप्शन ए बिटवीन 2 to 3 वीक्स, ऑप्शन बी इज़ 8 to 10 वीक्स, ऑप्शन सी इज़ 10 to 12 वीक्स एंड ऑप्शन डी इज़ 16 to 18 वीक्स. इसका जो सही जवाब होगा 8 to 10 वीक्स. Next question is when considering the principle of growth and development, remember that जो
चिल्ड्रंस में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल होता है उसमें क्या क्या रिमेंबर करना, मतलब कौन सी चीज़ अप्रोप्रिएट है इसमें। ऑल थ्रू डेवलपमेंट ऑकर्स इन ऑर्डरली सीक्वेंस, द रेट में वेरीज बिटवीन इंडिविजुअल। Then B is most children can run before they walk. Then development occur even with period of growth occurring every third year. And D option is all children should grow in same rate. All 4 year olds should weight within the 4 kgs of each other. So ऑप्शन डी तो गलत जवाब होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट, अकॉर्डिंग टू द नरिशमेंट, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द बेबी वो डिफ़र होगा। हर बच्चे का वेट तो 4 साल के बाद 4 kg, इट्स इम्पॉसिबल। देन डेवलपमेंट ऑकर्स इवनली, द पीरियड ऑफ ग्रोथ ऑकर एवरी थर्ड ईयर, ये भी सही, ये भी गलत होगा। देन मोस्ट चिल्ड्रंस कैन रन बिफोर दे वॉक, मतलब जो बच्चा चल नहीं पाता वो पहले रन कर पाएगा। सो ये भी गलत है। सो यहाँ पे जो सही जवाब बनेगा वो ऑल थ्रू डेवलपमेंट ऑकर इन ऑर्डरली सीक्वेंस। जो ऑर्डरली सीक्वेंस होता है मतलब पहले बच्चा क्रॉल करेगा, उसके बाद वो सिटिंग पोजीशन में आएगा, उसके बाद वो सपोर्ट के साथ स्टैंड होगा, उसके बाद वो सपोर्ट के साथ चलेगा, उसके बाद विदाउट सपोर्ट चलेगा, उसके बाद रनिंग कर पाएगा या बाकी की जो एक्टिविटीज़ है वो करेगी। ये ऑर्डरली सीक्वेंस होता है जिसको कोई भी बच्चा कौन सी भी स्टेज में स्किप नहीं करेगा। सो देन उसके बाद द रेट में वेरीज बिटवीन द इंडिविजुअल, यस अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल, टू चिल्ड्रन टू चिल्ड्रन इट में वेरीज बिकॉज ऑफ द बेबीज कंडीशन, बेबीज नरिशमेंट, बेबीज डेमोग्राफिक कंडीशंस, इट में वेरीज। सो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नर्स यूज्ड द नर्सिंग प्रोसेस एज अ मेथड ऑफ, जो नर्सिंग स्टाफ होता है, जो नर्सिंग प्रोसेस मतलब हम उसको नर्सिंग केयर प्लान बोलते हैं, वो मेथड क्यों यूज़ करता है, मतलब उसके पीछे का ये क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। सो ESIC की 2019 की जो एग्ज़ाम है उसमें ये पूछा गया सवाल है। सो ऑप्शन ए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग and delivering the patient care. Option B is communicating with the patient and family. Then third is meeting a legal requirement and standard in nursing. Then meeting public expectation of the nurse. So जो नर्सिंग केयर प्लान जो बनाती है वो पेशेंट के लिए होता है, तो पब्लिक एक्सपेक्टेशन का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं होता। कम्युनिकेशन और पेशेंट एंड फैमिली ये भी गलत है, तो इसमें जो बचते हैं वो मीटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट एंड नर्सिंग स्टैंडर्ड्स इन नर्सिंग एंड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डिलीवरिंग द पेशेंट केयर। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डिलीवरिंग द पेशेंट केयर। मतलब जो भी नर्सिंग प्रोसेस बनाई जाती है तब पेशेंट के नीड्स को कंसिडर करके, पेशेंट को नीड्स को ध्यान में रख के उसकी प्लानिंग की जाती है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, थिंग्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है, और पेशेंट को वो जो केयर होती है वो डिलीवर की जाती है। सो नर्सिंग प्रोसेस का मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है कि पेशेंट को ऑप्टिमम और क्वालिटी नर्सिंग केयर देने के लिए नर्सिंग प्लान बनाया जाता है। तो उसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डिलीवरिंग द पेशेंट केयर। वन नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीट केयर ऑफ द पेशेंट, इट्स इज़ नोन एज प्राइमरी नर्स को, फंक्शनल नर्स को, ड्यूटी नर्स को, या इंचार्ज नर्स को। सो यहाँ पे जो इसका जो सही जवाब बनेगा वो होगा प्राइमरी नर्स। मतलब जो प्राइमरी नर्स जो होती है वो पेशेंट के बेड साइड में पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती है, उसको प्राइमरी नर्स कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा प्राइमरी नर्स होगा। सो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि नर्सिंग फील्ड में मतलब जो नर्सेस हैं उनकी जॉब स्पेसिफिकेशन कौन कौन सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब दे हैव इन देयर हॉस्पिटल्स। इंचार्ज नर्स मतलब जो ग्रुप ऑफ नर्स होती है जो एक वार्ड में काम करती है, उनकी जो हेड होती है उसको इंचार्ज नर्स कहते हैं। उसके बाद सर्कुलेटरी नर्स होती है, सर्कुलेटरी नर्स जो OT में स्क्रब नर्स को हेल्प करती है ड्यूरिंग ऑपरेशंस। स्क्रब नर्स जो होती है वो ड्यूरिंग ऑपरेशन सर्जन्स को हेल्प करती है। इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स होती है जो उसका काम होता है कि हॉस्पिटल में इन्फेक्शन जो होता है, मतलब पेशेंट को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होने की जो चांसेस होती है वो नर्सेस के द्वारा कम हो, उनको एजुकेशन देना, उनको मिनिमम
एरर्स हो पाए उनसे, ये सब चीज़ें देखना, प्रॉपरली जो नॉर्म्स होते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल के वो प्रॉपरली फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं देखना, ये काम उनका होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कौन सा काम किस नर्स का होता है। सो आप ये सारी चीज़ों का पूरी तरह से, ये आपकी रेगुलर ड्यूटी में भी आपको हेल्पफुल रहेगी, और अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो वो भी आपको हेल्पफुल रहेंगे। जो इसका सही जवाब होगा वो ए होगा। सो ये जो पार्ट 2 था, इसमें हमने बहुत से जो सवाल थे जो मोस्ट रिपीटेड थे, पिछली बार पूछे गए सवाल थे, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हुए। अगर आपको इन सवालों में से कोई सवाल समझ में नहीं आया या कुछ क्वेरीज थी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ क्वेरीज़ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अभी आपके जो बाकी के दोस्त थे उनसे भी ये वीडियो शेयर कीजिए, जिनको आपको लगता है कि ये वीडियो किसके उनकी हेल्प हो सकती है, तो उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए। और तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।